टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ग्राफ फॉर स्टीम जनरेशन को लेकर यार बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोगों को वो ग्राफ समझ में नहीं आता। इस वीडियो में हम उस ग्राफ को खुद ड्रॉ करेंगे यार, खुद बनाएंगे उस ग्राफ को एंड समझेंगे कि यार ग्राफ हमसे कहना क्या चाहता है, राइट। उसके साथ ही यार पहले उस ग्राफ को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड यार एंट्रोपी ये बला क्या होती है, राइट। तो इस एंट्रोपिक बला को सीखेंगे बेसिकली विद एनालॉजी, यार एनालॉजी यूज करके इस एंट्रोपी इस चीज को सीखेंगे। उसके साथ ही यार जो ग्राफ समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बनते हैं उस चीज को समझेंगे। वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि यार ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले जो चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है उनको सीखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम एक्चुअली ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आदित्य और आप देख रहे हो द इंजीनियर्स। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एंट्रोपीज बला की, राइट। तो एंट्रोपीज बला की डेफिनेशन छोड़ो यार, फिजिकल मीनिंग भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, राइट। थोड़ी सी मुश्किल चीज है, राइट, लेकिन हम इस वीडियो में उसको एक एनालॉजी से जोड़ेंगे, राइट, जिसकी वजह से उसको यार आसानी से हम इधर समझ सके, राइट। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन देख लो भाई, व्हाट इज एंट्रोपी यार, क्या होती है। अमाउंट ऑफ डिसऑर्डरमेंट और मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरमेंट और रैंडमनेस इन सिस्टम, यार ठीक है, ये चीज भी समझ में नहीं आती, राइट। एनालॉजी देख लो यार, सबसे पहले समझ लो क्या है भाई एंट्रोपी। अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर और मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन सिस्टम, राइट। तो चलो यार, मान लो कि तुम्हारे बॉयज हॉस्टल रूम का कमरा एक सिस्टम है, राइट। तुम्हारे बॉयज के हॉस्टल रूम का कमरा एक सिस्टम है, तुम्हारा घर का कमरा एक सिस्टम है, ठीक है। बॉयज के हॉस्टल रूम का कमरा एक सिस्टम है, तुम्हारे घर एक सिस्टम है। अब अगर उन रूम्स को मैं एनालाइज कर लूं, राइट, देख लूं, तो यार तुम्हें रैंडमनेस कहाँ ज्यादा दिखेगी, राइट, डिसऑर्डर कहाँ ज्यादा दिखेगा। मतलब क्या चीजें फैली हुई है, कोई चीज इधर, कोई चीज उधर, कोई चीज छत पे, राइट, कोई चीज इधर, तो ज्यादा उसको ही बोलते हैं डिसऑर्डर, राइट। चीजें फैली हुई होना उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी तुम्हें, राइट, बॉयज हॉस्टल रूम में देखने मिलेगी, राइट। बॉयज हॉस्टल रूम में क्या होता है, चीजें फैली है इधर उधर, कोई भी चीज रखी है, डिसऑर्डर ज्यादा है। तो अगर वो सिस्टम, वो कमरा अगर एक सिस्टम है, बॉयज के हॉस्टल रूम अगर एक सिस्टम है, तो सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि यार होता क्या है कि ज्यादा डिसऑर्डर मतलब ज्यादा एंट्रोपी, ठीक है। मोर डिसऑर्डर मोर एंट्रोपी होती है, ओके। और घर का कमरा देख लो यार, घर का कमरे को अगर एक सिस्टम मान ले, तो घर पे क्या होता है, चीजें ऑर्डर्ड है भाई, अपनी अपनी जगह पर चीजें रखी हुई है, राइट। हर एक चीज अपनी जगह पर है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो घर की एंट्रोपी क्या हुई, कम हो गई। अगर डिसऑर्डर कम होता है तो एंट्रोपी भी कम होती है, राइट। एंट्रोपी है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। अगर डिसऑर्डर ज्यादा है तो एंट्रोपी भी ज्यादा है, अगर डिसऑर्डर कम है तो एंट्रोपी भी कम है। बॉयज का हॉस्टल रूम अगर हम एक एग्जांपल मान ले, बॉयज के हॉस्टल रूम की एंट्रोपी ज्यादा है, घर के कमरे की एंट्रोपी कम है। क्यों, चीजें ज्यादा फैली हुई नहीं होती घर पर, बॉयज हॉस्टल रूम में चीजें फैली हुई होती है। अच्छा, इसे जान लेते हैं कि भाई इस एंट्रोपी वाले चीज का हमारे ग्राफ के साथ क्या लेना है, राइट। स्टीम जनरेशन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में इस एंट्रोपी वाली चीज को कैसे रिलेट कर सकता हूं मैं। तो देखो यार, जैसे तुम डिसऑर्डर बढ़ाते हो, राइट, डिसऑर्डर बढ़ता है तो क्या होता है, सिस्टम का डिसऑर्डर बढ़ा तो एंट्रोपी भी बढ़ी। अब यही चीज को देखो यार स्टीम जनरेशन प्रोसेस में, जब तुम पानी को हीट करते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को झप्पी दिए हुए होते हैं, राइट। जैसे तुमने हीट दी, राइट, वैसे क्या हो गया, गैसियस बनने लगा पानी। गैसियस स्टेट में कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स फैले हुए होते हैं, राइट। लिक्विड में पास है, गैसियस में फैले हुए होते हैं। अगर उस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम, लेट्स मान लो कि तुम्हारे पास वेसल है, उस वेसल के अंदर लिक्विड था, लिक्विड पहले था, हीट देना चालू कर दिया, गैसियस वो बनने लगा, और गैस बनने लगा तो सिस्टम के अंदर कैसा था, मॉलिक्यूल्स फैलने लगे। अगर मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं तो डिसऑर्डर बढ़ गया, अगर डिसऑर्डर बढ़ गया तो एंट्रोपी भी बढ़ गई। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यार, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम समझनी तो लैटेंट हीट समझनी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है, राइट। ओके, तो लैटेंट हीट क्या होती है यार, बाय डेफिनेशन देख लो तो यार लैटेंट हीट होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितनी एनर्जी तुम्हें लगती है उसको बोलते हैं यार तुम लैटेंट हीट, चीज समझ रही हो, राइट। फेज ट्रांसफॉर्म करने के लिए मतलब क्या बनता है यार, लिक्विड से तुम्हें गैसेस में जाना है, राइट। पानी को लिक्विड का तुम्हें स्टीम बदलना है, गैसेस बनाना है, तुम्हें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उस चीज में, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड में लाना है, राइट, आइस से पानी में लाना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उसको तुम बोलते हो लैटेंट हीट, ओके। अब देखो यार होता क्या है कि यार
एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि यार आइस को अगर हीट करते चलो तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे, आइस को हीट करते चलो तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, राइट। लेकिन उसको तुम हीट तो कर रहे हो ना, उसको एनर्जी तो दे रहे हो, तो एक्चुअली तुम जो एनर्जी दे रहे हो वो कहा जाती है, तो वो लैटेंट हीट कंज्यूम कर रहा है, राइट। फर्दर मोर डिस्कशन थोड़ा सा बात कर लेते हैं यार लैटेंट हीट की, राइट। तो यार देखो चीज क्या हो रही है, चीज ये हो रही है कि यार फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, थोड़े से इकट्ठा होते हैं, राइट। गैसेस के कैसे होते हैं, फैले होते हैं, राइट। तो लिक्विड से तुम्हें गैसेस लाने के लिए मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है, पानी के लिक्विड के गट्टा बॉन्ड्स होते हैं, उनको तोड़ के तुम्हें गैसेस में लाना है। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी खाता है यार वो बॉन्ड, राइट। टूटने के लिए एनर्जी खाता है, उसको वो बोलते हैं लैटेंट हीट, राइट। ओके, ये लैटेंट हीट जो होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर देनी पड़ती है, राइट। इसका मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आता कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर लैटेंट हीट खा रहा है यार, ये क्या हो रहा है, राइट। इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ग्राफ देख लेते हैं, राइट। ग्राफ क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। यार क्या कर रहे हैं हम, एक वेसल में पानी को हीट कर रहा हूँ, राइट, और उसमें मैंने थर्मोमीटर लगा रखा है, राइट। एक वेसल है जिसमें मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उसमें मैं थर्मोमीटर डाल के देख रहा हूँ यार, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे मैं पानी को हीट देते जाता हूँ वैसे उसके टेम्परेचर कैसे बढ़ता जाता है, राइट। विद टाइम टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, राइट। ओके, तो देखोगे यार 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मैंने लिया था, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस वाला मैंने पानी लिया और उसको हीट करना चालू कर दिया, राइट। तो देखोगे जैसे जैसे मैं हीट करते गया, राइट। लेट्स से एन एग्जांपल, कौन सा भी टाइम ले लो, ऑर्डिनरी रैंडमली उठाया मैंने 2 मिनट, राइट। 2 मिनट बाद तुम देखते हो कि यार पानी का अब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है, राइट। थर्मोमीटर पे दिख रहा है कि यार पानी का टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है, राइट। ओके, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, यू विल सी कि यार अब मैं अगर हीट दे भी रहा हूँ, राइट, मतलब वेसल को मैं हीट करना रोक नहीं रहा हूँ, चालू है वेसल हीट, लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं दिखता, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिखता, थर्मोमीटर में देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिखता, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, राइट। हम हीट करते गए 100 डिग्री सेल्सियस तक 2 मिनट के बाद, ओके। उसके बाद जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, तो वैसे अगर मैं हीट करता भी रहूं, टाइम जा रहा है, 3 मिनट हो गए, अब 4 मिनट हो गए, राइट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रह रहा है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। इसके बीच में क्या हो रहा है, राइट, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ना, अब उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई तो उसको एनर्जी लगती है ना, राइट। तो यार जो भी आप मैं हीट दे रहा हूँ वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं होगी, वो यूज होगी लैटेंट हीट में, राइट। पानी वो लैटेंट हीट खा रहा है क्योंकि उसको लिक्विड से गैसेस बना है, राइट। तो वो थोड़ी देर के लिए लैटेंट हीट खाएगा, राइट। एंड जब तुम्हारा पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, राइट, जब तुम्हारा पूरा पानी कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, उसके बाद तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ना चालू कर देगा, राइट। जब तक तुम्हारा पूरा पानी स्टीम में नहीं बदलता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 100 पर, राइट। और इसके बीच में यार, राइट, इसके बीच में जो भी एनर्जी खाता है, राइट, इधर से शुरुआत इधर से एंड, इसके बीच में उसने जो भी एनर्जी खाई, राइट। जैसे पानी 100 पे पहुंचता है और 100 पे पहुंचने के बाद जब तक पूरा पानी स्टीम में नहीं कन्वर्ट होता था, उसके बीच में उसने जितना भी एनर्जी खाई उस सब एनर्जी को बोलते हैं लैटेंट हीट। ये लैटेंट हीट की कंसेप्ट समझना जरूरी है फॉर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम डिस्कशन, राइट। एक लास्ट चीज जो रह गई बेसिकली फॉर द डिस्कशन ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, उसको डिस्कस कर लेते हैं यार। अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर, मतलब क्या है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है भाई, लेट से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन किस प्रेशर के लिए होता है ये बताना जरूरी पड़ता है बेसिकली, राइट। लेट्स से कि यार हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल में जो प्रेशर है, जिस प्रेशर उस वेसल के अंदर प्रेशर कितना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। जो हमारे सराउंडिंग में होता है, राइट, हमारे आसपास अभी प्रेशर कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू होती है 1 बार, मतलब कितना होता है 10⁵ पास्कल जितना, ओके। तो इस प्रेशर के वैल्यू पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है, लेकिन अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, लेट्स से उस वेसल में हमने जो प्रेशर था वो अब 1 बार नहीं रखा, अब उसको मैंने बढ़ाया, राइट, लेट्स से 2 बार कर दिया, तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ता है, राइट। 121 डिग्री बन गया, बेसिकली 121 डिग्री सेल्सियस बन गया। पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबालता, वो 121 डिग्री सेल्सियस पे उबालता है। और प्रेशर बढ़ाओगे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर और बढ़ जाता है, राइट। ओके, ये चीज को अब हमने समझ लिया, तो एक्चुअली डायरेक्टली अब चलते हैं हम ग्राफ बनाने की ओर, लेट्स गो।